हेलो एंड वेलकम टू सेशन। इकोनॉमिक्स हम बात कर रहे हैं, इकोनॉमी फॉर द पंजाब एग्जाम, है ना। इकोनॉमी जो है आपको पता ही इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं। पर्टिकुलरली जो करंट बेस्ड चीज़ें होंगी वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, बट वी मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ द बेसिक्स एज वेल। जो स्टैटिक पार्ट है उसकी नॉलेज हमें चाहिए ही चाहिए। बजट हम बात कर चुके हैं, बजट लेटेस्ट भी होता है, बजट के कुछ कॉन्सेप्ट, हमने डेफिसिट की बात की है, हमने इन्फ्लेशन की भी बात की, उसके अलावा है ना बहुत सारी चीज़ें हम जैसे फिजिकल पॉलिसी हम वो सारी बात कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं प्लानिंग की। अगर हम देखें कि प्लानिंग, अब तो प्लानिंग कमीशन है नहीं, बट ऐसा नहीं कि प्लानिंग नहीं होती है, प्लानिंग होती है। और कौन करता है? आपने सुना होगा नई बॉडी बनी है, एनीबॉडी, किसी को पता हो, है ना। तो वो जो नई बॉडी है बेसिकली करती क्या है, वो भी वही प्लानिंग कर रही है। आपको याद होगा, है ना, गवर्नमेंट ने जब ये सरकार आई थी, जो भी गवर्नमेंट है, उन्होंने प्लानिंग कमीशन को हटा दिया था, या कह लीजिए प्लानिंग कमीशन को क्वैश कर दिया सारा। और इसकी जगह पे एक नया जो है इंस्ट्रूमेंट कह लीजिए, एक बॉडी कह लीजिए, वो लेकर वो आए थे, ताकि जो काम है सही तरीके से किया जा सके। ऐसा नहीं कि पहले सही तरीके से नहीं था, बट उनको लगा कि उसमें जो प्लानिंग कमीशन है इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, है ना। नीति आयोग कहते हैं उसको, याद आ गया होगा। जी हाँ, तो नीति आयोग की हम थोड़ी सी बात जरूर करेंगे। एग्जाम के लिए तो नॉलेज चाहिए हमें। ऑलराइट, अगर प्लानिंग, प्लानिंग बेसिकली क्या है? प्लानिंग देखिए, जो आपके पास रिसोर्सेज हैं, है ना, सबसे पहला क्या है, आपको कुछ टारगेट अचीव करने हैं। कि एक टारगेट है आपका, कोई भी हो सकता है टारगेट, आप लोगों का भी हो सकता है, आपका भी है कि एग्जाम, है ना। फिर अब उस टारगेट आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं, और वहां पे आपके पास क्या है, रिसोर्स क्या है, रिसोर्सेज क्या हैं। अब जो रिसोर्सेज आपके पास हैं उनका इस्तेमाल करके, उनका यूज करके आप उस टारगेट को कैसे अचीव कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। तो वही है आपकी प्लानिंग। वही प्लानिंग है कि अब अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको प्लान क्या करना है। अब आपको देखना है आपके पास क्या है रिसोर्स, आपके पास है टाइम, कितना है या नहीं है। दूसरा है बुक्स एंड स्टडी मटेरियल, है या नहीं है। या आप कहें कि नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि जो आपके पास अवेलेबल है, जितना भी टाइम आपको टाइम की मेरे पास कंस्ट्रेंट है, मैं टाइम नहीं निकाल सकता हूँ, तो जितना भी टाइम अवेलेबल है और जो भी स्टडी मटेरियल अवेलेबल है उनका इस्तेमाल करके आप अपने टारगेट तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एक स्ट्रेटजी बनाएंगे, एक ब्लूप्रिंट बनाएंगे अपनी तैयारी का, है ना। कि कितना टाइम है, रोज कितने टाइम में आप कितना टाइम डिवोट कर सकते हैं पढ़ाई के लिए, और कितना पढ़ना है उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, आप डिवाइड कर देंगे। तो वो क्या हो रहा है, वो हो रही है प्लानिंग। तो रिसोर्स का इस्तेमाल करना अपने गोल को, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, दैट इज द प्लानिंग, राइट। कितनी तरह की होती है प्लानिंग, एक है इम्पेरेटिव प्लानिंग, एक है इंडिकेटिव प्लानिंग। तो इम्पेरेटिव प्लानिंग क्या है, यहाँ पे जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो कौन कंट्रोल करता है, गवर्नमेंट खुद करती है कंट्रोल, स्टेट कंट्रोल करती है, उसके इशारे पे, उसके कहने पे, उसके डायरेक्शंस पे यहाँ पे वो सब कुछ चलता है। तो जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैं, मतलब वो चीजें जिससे आप कुछ प्रोड्यूस कर सकते हैं, लैंड है, कैपिटल है, रॉ मटेरियल है, यही है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो उसको कौन कंट्रोल करता है, स्टेट। और ये कहाँ पे होता है, ये होता है सोशलिज्म वाले स्टेट में। यानी कि जो कंट्री सोशलिस्ट हैं, सोशलिस्ट, हमारा क्या है, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट है हमारा, है ना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक मिक्स्ड सोशलिस्ट है, ऐसे कह सकते हैं। हमने पॉलिटी में थोड़ी सी बात की थी, है ना। तो टारगेट क्या होता है कि जो कंट्री है के जो रिसोर्सेज है उसको मैक्सिमम यूज किया जाए, ताकि अपना जो टारगेट है उसको अचीव किया जा सके। यहाँ पे कंज्यूमर जो है वो सोवरन नहीं है, वो सुप्रीम नहीं है। डिसाइड कौन करेगा, स्टेट डिसाइड करेगी, सरकार डिसाइड करेगी, ना कि लोग डिसाइड करेंगे। दूसरा है इंडिकेटिव प्लानिंग। ये कहते हैं जो फ्रेंच सिस्टम है उसके बेसिस पे, ये जो उसका अपोजिट कर दीजिए, जो डिसेंट्रलाइजेशन का प्रिंसिपल है उसमें, डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है कि आपने, आप मतलब सेंटर जो है, जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, उसने अपनी पावर नीचे डेलीगेट कर दी। किसको, वो स्टेट हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट हो सकता है। उसकी एग्जांपल दे देता हूं मैं। डिस्ट्रिक्ट में क्या है, पंचायत है, ठीक है। अब पंचायत की ड्यूटी है जो
गांव है उसके जो एरियाज हैं वहाँ के लिए प्लानिंग करना, म्यूनिसिपैलिटीज हैं वहाँ पे जो प्लानिंग कमेटीज बनी होती हैं वो प्लानिंग करती हैं। तो जो सेंटर ने करना था उन्होंने दे दिया स्टेट को, स्टेट ने दे दिया अल्टीमेटली पंचायत और म्यूनिसिपल काउंसिल्स या म्यूनिसिपैलिटीज को। तो ये क्या हो गया, आपने डिसेंट्रलाइज कर दिया, यानी कि जो कंसंट्रेशन ऑफ पावर है आपने उसको रिवर्स कर दिया, राइट। तो यहाँ पे कौन होगा, जो प्राइवेट सेक्टर है उसको ना तो ज्यादा कंट्रोल किया जाएगा, है ना, ना ही उसको कोई डायरेक्शंस दी जाएंगी कि भाई ये तुम्हारे टारगेट है, ऐसे अचीव करना है। बस स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी या गवर्नमेंट का रोल क्या है, वो फैसिलिटी देगी प्राइवेट सेक्टर को बट उनको डायरेक्शंस नहीं देगी, राइट। तो ये है, या ये कह सकती है कि भाई तुमने जो चीजें हैं किस डायरेक्शन में करनी है, किस किस चीज को अचीव करने के लिए करनी है। एक है पर्सपेक्टिव प्लानिंग। पर्सपेक्टिव प्लानिंग क्या है, जहां पे आप पर्सपेक्ट पूरा देखें कि लॉन्ग टर्म में आपका पर्सपेक्ट क्या है, किस पर्सपेक्टिव से आप प्लानिंग करना चाहते हैं, देश की तरक्की चाहते हैं, देश की खुशहाली चाहते हैं, दोनों चाहते हैं, इकोनॉमिकली प्रॉस्परस होना चाहिए इंडिया, या जो एथिक्स हैं हमारे वैल्यूज हैं वो अच्छी होनी चाहिए। ये चीजें सवाल उठते हैं कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, रिचनेस, वेल्थ किसकी कॉस्ट पे, हेल्थ की कॉस्ट पे, मॉरल वैल्यूज की कॉस्ट पे। तो यहाँ पे जब आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात करते हैं, यहाँ पे लॉन्ग रेंज टारगेट्स होते हैं, जैसे 15 साल में हमने ये अचीव करना है, 20 या 25 साल ऐसे जब टारगेट्स रखे जाते हैं तो वो क्या है, वो पर्सपेक्टिव प्लानिंग है ना। तो ये चीजें ध्यान रखनी है इसमें। एक है टोटलिटेरियन प्लानिंग। टोटलिटेरियन में क्या है, सेंट्रल कंट्रोल है, राइट, गवर्नमेंट का दोबारा से यहाँ पे कंट्रोल है, और वही डायरेक्ट करेगी जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं। और कैसे एक सिंगल प्लान बनाया जाएगा, कंट्री एक प्लानिंग जो है, कंट्री एक प्लान बनाएगी, प्लानिंग करेगी और उसके अकॉर्डिंग सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज चलेंगी, ठीक है। प्लानिंग जो होगी वो डायरेक्शंस पे होगी, यानी कि सरकार प्लानिंग करेगी कंजम्पशन के रिगार्डिंग, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो भी रिसोर्सेज हैं उनको कैसे एक्सचेंज करना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, सारा कंट्रोल किया जाएगा। और जो प्लानिंग अथॉरिटी है वही यहाँ की सुप्रीम बॉडी होती है, यही टारगेट डिसाइड करती है, स्कीम्स लाती है, एलोकेशन करती है रिसोर्सेज को, और जो प्लान उनको इम्प्लीमेंट करवाती है। टोटलिटेरियन यानी कि एक के पास सब कुछ, टोटल पावर एक के पास आ गई, ऐसे याद रख लीजिए। ये उसका अपोजिट है डेमोक्रेटिक। यहाँ पे क्या है कि डेमोक्रेटिक सेटअप है उसकी बेसिस पे किया जाता है। इसका मतलब क्या, डेमो का मतलब क्या होता है, डेमोक्रेटोस, जहाँ पे अथॉरिटी लोगों के पास होती है, इसका मतलब यहाँ पे लोग जो हैं हर स्टेप पे उनको एसोसिएट किया जाएगा। जब प्लान जो है उसको फॉर्मुलेट करवाना है, यानी कि अपने प्लानिंग करनी है और उसको इम्प्लीमेंट करना है, राइट। अब जैसे कोऑपरेटिव्स हैं, अलग अलग एजेंसीज के कोऑपरेटिव आप सुना होगा आपने, वॉलंटरी ग्रुप्स हैं, एसोसिएशन से, यहाँ पे उनकी जो इम्पोर्टेंस वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, उनका रोल है कि जो प्लान को एग्जीक्यूट करवाने में कैसे मदद हो सकती है। और यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, जब डेमोक्रेसी है या डेमोक्रेटिक के लोगों की इंपॉर्टेंस आपने बढ़ा दी, इसका मतलब आपने प्राइवेट प्रॉपर्टी यानी कि स्टेट की वैल्यू कम हो जाएगी यहाँ पे रिलेटिवली, ऐसे कह सकते हैं, होती नहीं है पर कह सकते हैं। और जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। एक टर्म आते हैं रोलिंग प्लान्स। रोलिंग प्लान क्या होते हैं, जहाँ पे हर बार नए प्लान बनाए जाते हैं। एक होता है कि आपने 5 साल के लिए बना लिया एक बार में ही, है ना। एक है कि 2-3 साल के लिए बनाया, पर उसमें क्या 1+1+1 करके बनाया, कि जो टारगेट है वो 3 साल का नहीं है, 1 साल का अलग है, फिर दूसरे साल का, तीसरे साल का, हर साल एक नया प्लान बन जाए, वहां से हो गया रोलिंग प्लान, राइट। तो वो अभी देखेगा कि एनुअल टारगेट क्या है, बजट क्या है, और उसके हिसाब से ही सारा सेटअप किया जाएगा, ठीक है। और कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए। और पर्सपेक्टिव प्लानिंग जो वो भी यहाँ पे देखी जा सकती है। तो उस तरह से जो प्लानिंग होगी, यानी कि ईयर बाय ईयर वो होगी रोलिंग प्लान। सेंट्रलाइज प्लानिंग, है ना, दिस इज जस्ट अपोजिट ऑफ डिसेंट्रलाइज प्लानिंग। तो यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल है, यानी कि बाबूज जो हैं, सरकारी अफसर जो हैं, वो कंट्रोल और रेगुलेट करेंगे सारा कुछ। तो ये जो प्लानिंग है थोड़ी सी रिजिड होती है, यानी कि सख्त है, स्टिफ है, टफ है थोड़ी सी, क्योंकि यहाँ पे सरकार के जो बाबूज हैं, अफसर हैं, अफसरशाही आ जाएगी। यहाँ पे किसी को कोई आजादी नहीं है, और जितनी भी
इकोनॉमिक एक्टिविटीज जैसे इंडस्ट्री है ना, कुछ और ट्रेड है, वो सारा कौन करेगा? गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्शन आ जाएंगी। डिसेंट्रलाइज्ड, सेंट्रलाइज का उल्टा कर दीजिए। यहाँ पे क्या है, जहाँ पे जो प्लानिंग की एग्जीक्यूशन है, इम्प्लीमेंटेशन है, वो ग्रास रूट लेवल पे की जाती है। बनाता कौन है? सेंट्रल अथॉरिटी प्लान बनाएगी, बट उसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? फाइनल जो ग्रास रूट अथॉरिटी वो कर रही है। इसमें डिस्ट्रिक्ट के जो प्लान हैं, विलेज लेवल के प्लान हैं, वो आ जाते हैं, राइट। अगर अब बात करें इंडिया में जो प्लानिंग है कब शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई, तो जो कहा जाता है पहला जो अटेम्प्ट है, दिस इज सर एम विश्वेश्वरैया। इंजीनियर थे, पॉलिटिशियन थे, उन्होंने कहते हैं 1934 में अपनी बुक में लिखा था, एक बुक लिखी थी प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे उन्होंने रेफरेंस दिया है और पहली बार कहा जाता है कि ये क्या है, एक अटेम्प्ट है इंडिया में प्लानिंग करने का, इकोनॉमिक प्लानिंग का। 1938 जो उस टाइम जो कांग्रेस थी बेसिकली, वो किस लिए लगी हुई थी? फ्रीडम स्ट्रगल के लिए, यस। क्योंकि अब आपको ये पता 1930 के बाद हमने आज़ादी की डिमांड करनी स्टार्ट कर दी थी, फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा है अब हमारा। तो उसमें इन्होंने नेशनल प्लानिंग कमीशन बनाया था, जेएल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू की चेयरमैनशिप में। और ये कौन कर रहा था? सारा इंडियन नेशनल कांग्रेस कर रही थी। इसने क्या रिकमेंड किया कि कहाँ पे हमें जो रिसोर्सेज को कैसे हमें यूज करना है, क्या टारगेट रखनी चाहिए, कि इलिटरेसी है, पॉवर्टी है ना, हंगर है, तो ये कैसे अब टैकल करने पर, आज भी तो वही इशू है। कहा जाता है पर इसके जो भी मुद्दे थे, एजेंडे थे, ऑब्जेक्टिव इंप्लीमेंट नहीं हो सके। क्यों? वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई थी जो सेकंड वाली थी, 1939 में स्टार्ट हुई है ना वर्ल्ड वॉर, और कब तक चली? 1945 तक चली है जी। तो जब ये ऐसा हो जाएगा तो फिर बड़ा मुश्किल सा हो जाता है ना। तो पॉलिटिकल कंडीशन अच्छी नहीं थी उस टाइम। तो फिर 1944 बॉम्बे प्लान जो है वो आया। कौन लेके आया, किसका प्रपोजल था ये? बॉम्बे के इंडस्ट्रीज थे, बिजनेस ओनर्स थे। 1944 गांधीन प्लान एस एन अग्रवाल ने दिया। 45 पीपल्स प्लान एम एन रॉय ने दिया। नाम है जिनके, सिर्फ नाम याद रख लीजिएगा। और 1950 सर्वोदय प्लान, जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण, है ना। इसके कुछ जो पॉइंट्स थे वो सरकार ने एक्सेप्ट भी किए, क्योंकि 1951 में हमने प्लानिंग कमीशन बना दिया था, है ना। यस, 50 में बन चुका था और 51 में इसने काम करना स्टार्ट कर दिया है। एनी हाउ, तो प्लानिंग कमीशन के बारे में अगर बात करें तो मार्च 15 1950 को इस्टेब्लिश किया गया था। जे नेहरू वॉज द चेयरमैन। और ये क्या, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये याद रख लीजिएगा। अब तो वैसे है नहीं प्लानिंग कमीशन, बट नॉलेज के लिए हम ये डिस्कस कर रहे हैं। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब ये है कि इसके बारे में जो रेफरेंस है वो संविधान में, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है। जैसे आप बात करें फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल 280 में दिया गया है। इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324 में दिया गया है। तो वहां पे उसकी पावर्स भी लिखी हुई हैं कि इलेक्शन कमिश्नर्स जो है उनकी पावर क्या होगी, कैसी अपॉइंटमेंट होगी। प्लानिंग कमीशन का कोई रेफरेंस नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, इसलिए ये क्या होगा, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा, नॉन स्टेच्यूटरी, स्टेच्यूटरी नहीं है। जो नॉन स्टेच्यूटरी मतलब स्टेच्यूटरी नहीं है। व्हाट इज स्टेच्यूटरी देन? जो लॉ पास करके बनाया जा रहा, लॉ पास कौन करता है? पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर। तो जिसको लेजिस्लेचर लॉ बना के या लॉ पास करके बनाए उसे स्टेचुटरी बॉडी कहते हैं। इसका मतलब ये किसने बनाया है या किसने नहीं बनाया है? पार्लियामेंट ने या लेजिस्लेचर ने नहीं बनाया है, ये एग्जेक्टिव रेजोल्यूशन से बनाया, यानी कि कैबिनेट ने एक रेजोल्यूशन पास किया होगा और ये बन गया होगा। होता कौन था इसमें? जो प्राइम मिनिस्टर है वो इसके चेयरमैन थे। एक्स ऑफिशियो मतलब जो भी चेयर प्राइम मिनिस्टर होगा चेयरमैन होगा ही होगा। एक डिप्टी चेयरमैन थे, उसको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता था, और कुछ फुल टाइम मेंबर हुआ करते थे। और इनका जो टर्म थी भी कितने साल के लिए अपॉइंट होना वो कोई फिक्स नहीं थी, और गवर्नमेंट खुद उनको अपॉइंट करती थी, राइट। और कितने होते थे मेंबर, वो चेंज हो जाते थे जितना सरकार का मन किया। चार हैं तो छः, चार हैं तो चार, छः हैं तो छः, 10 हैं तो 10, कोई चक्कर नहीं है। फंक्शन क्या थे? पहला तो असेसमेंट करना, हमारे पास रिसोर्स क्या हैं, कौन कौन से मटेरियल, कैपिटल और ह्यूमन, पैसा कितना है और लोग कैसे हैं। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब है यहाँ पे लोग जो है कितने हैं, प्रोडक्टिव है, अनप्रोडक्टिव है, और कैसे हैं, स्किल्ड हैं, काम की भी है कि नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स आपका अच्छा भी कि नहीं है। फिर असेसमेंट करना रिसोर्सेज की, फिर प्लान बनाना, चेकआउट करना, और स्ट्रेटजी के स्टेजेस देखना कि किस किस स्टेज पे क्या क्या किया जाना चाहिए। और ये बेसिकली एक
एडवाइजरी बॉडी का काम किया करता था प्लानिंग कमीशन किसका, कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, मतलब एक तरह से सिर्फ ये एडवाइजरी बॉडी थी। उसके अलावा जो प्रोग्रेस हम कर रहे हैं पिछले प्लान में, जो भी हमने किया, तो उसको एवेल्युएट करना भी, हम क्या कर रहे हैं, कुछ बेनिफिट हो भी रहा है कि नहीं कर हो रहा है। उसके अलावा सलाह देना किसको, चाहे वो सेंटर है चाहे स्टेट गवर्नमेंट है, किस चीज पे जो भी इसको मसला रेफर किया जाएगा, भी भाई सलाह दो, बस वो ये करता था। अब इसके लिए जो फाइनल अथॉरिटी थी उस टाइम, वो थी एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, है ना। तो जितने भी प्लान थे उसको अप्रूव करने वाली जो बॉडी थी वो एनडीसी ही थी। अब यहाँ पे कौन हुआ करता था, क्यों बनाई गई थी, ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन थी और एक्स्ट्रा लीगल बॉडी थी। और जो स्टेट हैं और प्लानिंग कमीशन है उनके बीच में, ताकि एक हम कह लीजिए कॉपरेशन लेके आ सके, उसलिए बनाया गया था। कौन होता था इसके अंदर और कब ये इसको बनाया गया था, 6 अगस्त 1952 को गवर्नमेंट ने एक प्रपोजल दिया, उसके तहत ये बनाया गया। यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हुआ करता था, ठीक है। और उसके अलावा जो मेंबर है इसमें, यूनिट कैबिनेट मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर जो स्टेट्स के थे, और यूनियन टेरिटरीज में लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, राइट। तो वो आया करते थे यहाँ पे, या वो इसके मेंबर हुआ करते थे। फिर स्टेट में भी प्लानिंग बोर्ड हुआ करते थे। अब ये क्या था, दिस वाज द बेसिकली अपेक्स प्लानिंग बॉडी एट द स्टेट लेवल, जिसको हम स्टेट प्लानिंग बॉडी कहते थे या कहते हैं। इसमें चीफ मिनिस्टर होता है चेयरमैन, प्राइम मिनिस्टर जो है, फाइनेंस और प्लानिंग मिनिस्टर सॉरी, वो स्टेट के, और सब टेक्निकल एक्सपर्ट ये होते थे। यानी कि एक हो गया प्लानिंग कमीशन पीसी, एक हो गया स्टेट प्लानिंग बोर्ड, ये ऐसा। और जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी होती थी डीपीसी, जो हमने बात कर रहे थे कि म्यूनिसिपैलिटी उसमें डीपीसी होती है, इसमें दोनों लोग होते हैं, ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल मेंबर, मतलब जो सरकार भेजती है और जो लोग चुनते हैं, ऐसा। ऑब्जेक्टिव क्या था इकोनॉमिक प्लानिंग का हमारा इंडिया में, ग्रोथ रेट बढ़ाना, अपनी ग्रोथ रेट मतलब जीडीपी ग्रोथ रेट, तरक्की करे हमारा देश। अगर जीडीपी बढ़ रही है, हम मानते हैं कि देश तरक्की कर रहा है, कि 7% है, 8% है, 9% है, हम ऐसे ही सोचते हैं ना, इतनी इतनी जीडीपी ग्रोथ रेट हो जाए। इकोनॉमिकली हम सेल्फ रिलायंट हो जाए, आत्मनिर्भर हो जाएं, सोशल जस्टिस मिले सभी को, सामाजिक न्याय मिले, इकोनॉमी हमारी मॉडर्न हो जाए, इकोनॉमिकली हम स्टेबल हो जाए, हमारा कंट्री स्टेबल हो जाए। ये हमारा तरीका था, हम ये चाहते थे। फिर हमने क्या किया, 5 ईयर प्लान बनाने स्टार्ट कर दिए। अब जो 5 ईयर प्लान थे, फर्स्ट था 1951 से 1956, इसमें कुछ देख लेना, कि देखेंगे क्या कब प्लान रहा और कब नहीं रहा, यहाँ से ये ध्यान रखना पड़ेगा। 5 साल के लिए प्लानिंग होती है, चलाई जाती है, पर ऐसे नहीं कि 5 साल आपने बना दिया वो चलता रहेगा कंटिन्यूस, ऐसा नहीं होता है। 5 साल है फिर गैप पड़ जाएगा, गैप मतलब 2-3 साल का गैप पड़ सकता था, वहां से सवाल आ जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो था सारा फोकस किस पे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे करेंगे, कि हम एग्रीकल्चर जो है उसकी तरफ ध्यान देंगे, क्योंकि फूड वाज नेसेसिटी एट दैट टाइम। प्राइम मिनिस्टर ने इसको पेश किया था, कि एन राज जो थे, उसने कहा कि भाई इसको स्लोली स्लोली हमें करना पड़ेगा, एकदम तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम अभी आज़ाद हुए और आज़ाद जो देश है, अब इसको चीज़ें खुद नहीं आती हैं सारी। और यहाँ पे फोकस हमने क्या किया, फोकस किया एग्रीकल्चर सेक्टर को, डैम्स में इन्वेस्टमेंट करने की बात की, इरिगेशन के लिए, है ना। और जैसे भाखड़ा नंगल डैम है, उसमें पैसा लगाया गया उस टाइम भाई। अब यहाँ से एक मुद्दा उठता है, एग्रीकल्चर सेक्टर इन्होंने शुरू में ध्यान दे दिया, फिर एग्रीकल्चर सेक्टर उठा क्यों नहीं, क्योंकि बाद में पता लगा मुद्दा जो है एग्रीकल्चर सेक्टर का नहीं है, मुद्दा ये है कि अगर आपको एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन बढ़ानी है तो एग्रीकल्चर के अलावा भी ध्यान देना पड़ेगा। तो ये ऐसा हो गया कि मतलब जहाँ पे प्रॉब्लम है, जो आपको लगता है हमेशा प्रॉब्लम वहां नहीं होती है, आपको लगता है पढ़ाई नहीं हो रही है ना, और टाइम भी बहुत है, इसका मतलब क्या हो सकता है, फोकस हमारा कहाँ पे है, फोकस हो सकता है हमारा फोकस ना हो पढ़ाई में, मन में बहुत सारी बातें चलती हैं, तो दैट कुड बी द रीजन। तो यहाँ पे भी यही था कि एग्रीकल्चर के लिए आपको मशीन चाहिए, एग्रीकल्चर के लिए आपको टूल्स चाहिए, इंप्लीमेंट चाहिए, वो कहाँ से आएंगे, इंडस्ट्री से। इंडस्ट्री कौन सी, बेसिक इंडस्ट्री, स्टील की इंडस्ट्री। तो इसीलिए जो सेकंड 5 ईयर प्लान है हमारा जो रहा था, उसमें फोकस यही रहा, इंडस्ट्री कौन सी, जो आपने सुना है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत, ये जो सॉरी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया तो बाद में बनी है, जो आपके प्लांट लगे हुए हैं ना स्टील के, जमशेदपुर का तो पुराना था, उसके अलावा 4-5 आप नाम सुनते, राउरकेला का, भिलाई का, दुर्गापुर का, ये हमने फॉरेन कंट्रीज की हेल्प से लगाए यहाँ पे। जैसे दुर्गापुर का जो प्लांट है स्टील का, टिस्को का है वो हमें किसने हेल्प की है, ब्रिटेन ने की है। राउरकेला उड़ीसा में, जर्मनी ने में की है, जहाँ तक मुझे याद है ना। और यहाँ पे फैक्ट याद रख लीजिए, ये किस पे बेस्ड था, एक मॉडल दिया था हैरोटोमर ने, उसका जो था
मॉडल, उसके बेस पे ये प्लान तैयार किया गया था, है ना। और ये किस पे फोकस करता है, सेविंग बढ़ाइए, सेविंग। मुझे लग रहा था उससे आदत पड़ी है, हम सेविंग बढ़ाओ, सेविंग, है ना। बढ़ानी चाहिए नहीं बढ़ानी चाहिए वो बात की बातें हैं। चलिए, और इसी टाइम में जो आईआईटी हमने वो इस्टेब्लिश कर दिया कि भाई रिसर्च भी तो करवाओ, नहीं तो कैसे काम चलेगा। और हमने टारगेट रखा 3.6% का जीडीपी के ग्रोथ रेट का, और अचीव हमने कर लिया 2.1%, एंड दिस इज वंडरफुल, हमने किया। दूसरा प्लान जो है 56 से स्टार्ट होकर 61 तक चला। यहाँ पे जो फोकस रहा हमारा, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो मैंने आपको जैसे बताया, इंडस्ट्री की तरफ फोकस किया गया, पर्टिकुलरली बेसिक इंडस्ट्री, बेसिक इंडस्ट्री, राइट। और दूसरा पब्लिक सेक्टर की तरफ। और यहाँ पे प्लान किसके सुपरविजन में बना, किसकी लीडरशिप में, पीसी मालनोबिस, स्टैटिस्टिशियन थे ये जी। और इसने किस तरफ फोकस किया, जो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन है उसकी तरफ ध्यान दिया गया। और जो गवर्नमेंट है उसने टैरिफ लगा दिए इंपोर्ट पे, यानी कि बाहर से जो है सामान ना आए, ताकि हमारे अपनी जो इंडस्ट्री है, लोग वहां से सामान खरीदे उसको बचाने के लिए, राइट। तो यही है टारगेट जो था, एक्सपेक्टेड था 4.27, हमने अचीव कर लिया 4.5, है ना। कुछ ऐसा कि सॉरी, टारगेट था 4.5, हमने अचीव कर लिया 4.2। तो वो बहुत है इतना तो। थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 से 66 का है जी। और यहाँ पे जो फोकस था, अब दोनों जगह आना शुरू हो गया, एग्रीकल्चर पे और जो भी वीट वगैरह उसकी प्रोडक्शन पे ही, क्योंकि ये वो पीरियड जब हमने फूड की तरफ ध्यान दिया। फूड मतलब प्रॉपर फूड, खाना नहीं था इंडिया के पास, हमने अनाज की तरफ ध्यान दिया, अनाज का प्रोडक्शन बढ़ाया हमने। पंचायत इलेक्शन 57 में हुई थी वो, अशोक मेहता कमेटी में नहीं थी, उसने रिकमेंड किया था। 59 में पहली पंचायत बन चुकी है। तो यहाँ पे हम आ गए कि डेमोक्रेसी को ग्रास रूट लेवल पे कैसे लेके आना है, डिसेंट्रलाइजेशन की बात करने लगे हम यहाँ पे। 66 के बाद क्या हुआ था, प्रॉब्लम आ गई थी। 60 में क्या हुआ था, 62 में चाइना के साथ वॉर हो गई थी, साइनो इंडियन वॉर कहते हैं उसको। फिर 65 में इंडिया पाकिस्तान के साथ वॉर हो गई थी, ये भी आपको पता होगा, है ना। तो उस वजह से जो तीसरा 5 ईयर प्लान है बाद में, वो प्रॉपर नहीं चल पाया। 66 तो चल नहीं पाया, तो बस जैसे तैसे मैंने चलाया। और उसके बाद फिर प्रॉब्लम वैसी आ गई। 66 से 69 तक क्या हुआ, एनुअल प्लान चले हैं, प्लान हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया गया कि प्लानिंग के हम अ, हम कंडीशन में नहीं थे कि हम प्लानिंग करें। अब यहाँ पे था क्या कि जो कंडीशन थी उस टाइम की, हमारी प्रॉब्लम थी, तो हमारा फोकस कहाँ होना था, एग्रीकल्चर पे। तो एग्रीकल्चर की नई स्ट्रेटेजी बनाई गई, और उसको आपने सुना होगा HYV सीड्स लाए गए। और हमने क्या अचीव किया, हमने अचीव किया ग्रीन रेवोल्यूशन जो इंडिया में आया। तो यही पीरियड जब हमने स्टार्ट किया था, थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद जो एनुअल प्लान है उसमें ये हुआ है, राइट। फिर फोर्थ प्लान जो है, इंदिरा गांधी यहाँ पे जो है प्राइम मिनिस्टर थी। और सोचा गया कि जो पुरानी प्रॉब्लम्स हमने देखे हैं उसको एड्रेस करेंगे, उनको ठीक करेंगे, गैडगिल के फॉर्मूला पे थे। और इम्फेसिस क्या था कि अपने कंट्री को सेल्फ रिलायंट बनाना है, जो अभी आप सुनते हैं ना, आत्मनिर्भर भारत, बस ये वही है। तब तब हमने सोचा था। और उस चक्कर में हमने किया सेल्फ रिलायंट के लिए कि कंट्रोल भी बढ़ाना शुरू कर दिया। सरकार ने क्या किया, बैंक जो थे 14 बैंक, उनको अपने कंट्रोल में ले लिया। और ग्रीन रेवोल्यूशन से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और बढ़ गया, मतलब खाना भी आने लग गया हमारे पास, फूड आ गया, और कंट्रोल भी आने लग गया। उसके अलावा जो एरिया थे जहाँ पे सूखा बढ़ जाता था, उसके लिए हमने प्रोग्राम लॉन्च किए। और जो टारगेट का ग्रोथ रेट था इसमें, टारगेट जो था वो था 5.6, पर अचीव हम सिर्फ 3.3 कर पाए। कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है, जितने भी अचीव किया हमने किया है। चलिए, फिफ्थ 5 ईयर प्लान की अगर बात करें, तो यहाँ पे जो है फोकस किस पे था, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने पे, पावर्टी एलिविएशन पे, यानी कि गरीबी को कम करने पे हमारा फोकस आने लगा, राइट। और 75 में हमने क्या किया कि जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट है उसको चेंज कर दिया, अमेंड कर दिया, ताकि जो गवर्नमेंट है वो बिजली पैदा करने में, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन में एंटर कर सके। उससे पहले सरकार ये चीजें नहीं करती थी, है ना। और जो इंडियन नेशनल हाईवे सिस्टम है उसको इंट्रोड्यूस किया गया। मिनिमम नीड प्रोग्राम जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया। मुद्दा क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, हमारा टारगेट था बेसिक मिनिमम नीड जो है वो पूरी हो लोगों की। डीपी धर ने इसको बनाया था। और बट 79 हमने सोचा, 74 से 79, बट 77 में क्या हुआ, चेंज हो गई सरकार, मोरारजी देसाई की सरकार आ गई थी, और उसने इसको रिजेक्ट कर दिया।
अब सरकार बदल गई तो उसने क्या किया, आगे के प्लान जो है वो रोक दिए, क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं है कहीं भी हमारी इकोनॉमी में। तो ये जो पीरियड है ना बेसिकली रोलिंग प्लान का 78 से 79 का, यहाँ पे क्या रहा है, इंस्टेबिलिटी रही पहली बात। और जनता पार्टी इस टाइम वो पावर में आ चुकी थी, गवर्नमेंट किसकी थी, जेपी गवर्नमेंट यानी जनता पार्टी गवर्नमेंट। इन्होंने जो प्लान था पुराना उसको रिजेक्ट कर दिया, नया शुरू किया था। पर जब दोबारा कांग्रेस की सरकार आई उन्होंने उसको भी रिजेक्ट कर दिया। तो इसलिए जो बीच का पीरियड है ना, अब सरकार आई 1980 में, तो उन्होंने कहते हैं हम 80 से अपना नया चलाएंगे ना, जो 2 साल उसको छोड़ो साइड में रखो उस क्यों, अगर उसको बीच में काउंट कर लेते फिर ये कहा जाता 78 में जो है प्लान बना था। और कब तक के लिए बना था, वैसे मान लीजिए ना 78 से 83 के लिए। अब जो पहले 2 साल हैं 78 से 80, यहाँ तो सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, यहाँ भी बुरी हालत थी। उसका ब्लेम किस पे जाता, ओवरऑल सरकार पे, सरकार का हमें इससे पहला झाड़ना है, बस ये था। अब रोलिंग प्लान में होता क्या है, रोलिंग प्लान में उसे कहते हैं जहाँ पे आप एनुअली सारा कुछ एनालाइज करते हो कि जो टारगेट था वो अचीव हुआ कि नहीं हुआ, तो यहाँ पे ये किया जाता है। फिर आ गया 6th 5 ईयर प्लान। 6th 5 ईयर प्लान क्या था, इकोनॉमिक जो लिबरलाइजेशन है वहां की तरफ ध्यान देना हमने शुरू किया। लिबरलाइजेशन मतलब अब जो कंट्री है आपका, इकोनॉमी चल रही है तो उस पर कंट्रोल बहुत था हमारा। कंट्रोल मतलब हर चीज कंट्रोल किया गया, बैंक वो कंट्रोल कर रहे हैं, है ना। लोग यहाँ तक कि सरकार ने फैमिली को भी कंट्रोल किया कि पॉपुलेशन नहीं बढ़नी चाहिए, फैमिली प्लानिंग, तो कुछ कुछ ऐसे आपको सुनने को मिलते हैं। और इंश्योरेंस सेक्टर वो कंट्रोल कर लिया हमने, बैंक पहले ही था। बिजली भी हमने कंट्रोल करनी शुरू कर दिया, हमने सारा कुछ कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। तो उसको कहा गया कि इसको लिबरलाइज कीजिए, प्राइवेट प्लेयर्स को, फॉरेनर जो है उनको अलाउ कीजिए, वो हमने यहाँ पे शुरू किया था जी। तो जो नेहरूवियन सोशलिज्म था कहा जाता है, यहाँ से उसका एंड हुआ, क्योंकि अब हमने नई चीजें अडॉप्ट की, लिबरलाइजेशन को अडॉप्ट किया है। हमने ओवर पॉपुलेशन जो है उसके लिए फैमिली प्लानिंग वो इंट्रोड्यूस की। शिव रमन कमेटी थी, उसके बेसिस पे जो नाबार्ड है वो बनाया गया इसी टाइम में। नाबार्ड क्यों बना था, ये वो बैंक है जिसका फोकस 2 चीजों पे रहता है, नंबर 1 एग्रीकल्चर की ग्रोथ पे, दूसरा गांव की ग्रोथ पे, रूरल एरिया के डेवलपमेंट में। तो इसके बारे में कहा था यहाँ पे जो हमने टारगेट से ज्यादा ग्रोथ अचीव की है, तो इसका मतलब ये कामयाब रहा था। फिर आ गया 7th 5 ईयर प्लान। तो ये जो था, ये तब है जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे। यहाँ पे जो फोकस है इंडस्ट्री पे था, कि इंडस्ट्री की जो प्रोडक्टिविटी उसको बढ़ाया जाए। वो कैसे बढ़ाएंगे, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कीजिए। एक और चीज, जब आप इंडस्ट्री बढ़ाएंगे तो आपकी एम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ जाएगी, राइट। उसके अलावा जो हमारे यहाँ पे और दूसरे टारगेट क्या थे, इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, फूड ग्रेन की प्रोडक्शन बढ़ाना, एम्प्लॉयमेंट जो है उसको जनरेट करना, ताकि सोशल जस्टिस हो सके। चलिए जो भी है, उसके अलावा जो एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, वो हमने यूज की यहाँ पे। तो यहाँ पे टारगेट था कि 2000 तक हम इंडिया को कैसे बना देंगे, सेल्फ सस्टेन बना देंगे। 2 साल अगले जो है 1990 से 92, क्योंकि हमारी कंडीशन जो इकोनॉमिकली बहुत वीक हो गई थी, हम स्टेबल नहीं थे, तो यहाँ पे हमने प्लानिंग रोक दी थी, एनुअल प्लान चलाए गए। तो 8th 5 ईयर प्लान वो 1990 में इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, और उसको क्या किया गया, इसको एनुअल प्लान की तरह ट्रीट किया गया। और ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि इकोनॉमिकली हम स्टेबल नहीं थे उस टाइम। और उस टाइम था कि एक्चुअली मुद्दा, कि जो हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व है बहुत कम रह गया था। फॉरेक्स रिजर्व मतलब फॉरेन करेंसी का रिजर्व है इसमें, जो फॉरेन करेंसी है, फॉरेन करेंसी, एक तो ये चीज है इसमें। उसके अलावा गोल्ड भी होता है इसमें। अब ये मोटा मोटा समझ लीजिए, अदरवाइज एस डी आर भी होती हैं। SDR स्पेशल ड्राइंग राइट, जो हमारे पास कहाँ पे है, IMF के पास होती है, जो हम उससे ले सकते हैं इतना पैसा। तो बेसिकली तो फॉरेन करेंसी और गोल्ड को याद रखिए। ये इतना था कि 1 हफ्ते के लिए था बस। ये हफ्ते का मतलब हमें क्यों चाहिए होता है, अब हमने ट्रेड करना, डॉलर देने, अब डॉलर हमारे पास है ही नहीं, तो हम कहाँ से देंगे। ये जो फॉरेन करेंसी है कौन सी है, ये तो डॉलर पड़े हैं हमारे पास। तो जब ये होगा तो हम कर सकते हैं, पर ये किस कंटेक्स्ट में आया हमारे पास, ये आया किसका है, फॉरेनर ने क्यों दिया है, उधार दिया है कि हमने कमाया है, बस ये इसका फर्क है। तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का क्राइसिस था, तो जिसकी वजह से हमें जब लोन लेना पड़ा IMF से, हमने कहा कि हमें SDR के तहत हमें क्या दीजिए, लोन दीजिए, तो उन्होंने कंडीशन लगाई थी कि आप बंद करके तो सब कुछ रखते हैं अपने दरवाजे खिड़की दरवाजे आपकी कंट्री के, आपके यहाँ पे कोई फॉरेन कंपनी आ नहीं सकती, प्राइवेट को आप अलाउ नहीं करते, तो क्या हो गई तुम। तब क्या हुआ, ये LPG हुआ, लिबरलाइज किया गया इंडिया की इकोनॉमी को, प्राइवेटाइजेशन अलाउ किया गया, और इंडिया को दूसरे कंट्रीज के साथ कनेक्ट किया गया। ग्लोबलाइजेशन यानी कि अगर हमारे यहाँ पे किसी चीज की जो चीज है कोई भी है, जैसे गेहूं है, उसकी पैदावार पे फर्क पड़ा,
वर्ल्ड में उसके रेट पे फर्क पड़ा, या वर्ल्ड में डिमांड पे फर्क पड़ा। वर्ल्ड में जैसे अभी पीछे हुआ था ना कि यूक्रेन में वॉर लगी, अब यूक्रेन में वॉर हमें क्या फर्क हुआ उससे? ये फर्क हुआ कि डिमांड बढ़ गई फूड ग्रेन की, गेहूं की, और इंडिया ने एक रिकॉर्ड हमने एक्सपोर्ट किया है। 80 लाख टन से ज्यादा हमने एक्सपोर्ट किया। इतना हम करते नहीं, हमने 2-4 लाख टन से ज्यादा हम एक्सपोर्ट नहीं करते थे। पिछले साल जरूर हुआ था 21 लाख, पर इस बार 80 लाख टन क्रॉस हो चुका है। तो क्यों हुआ? ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से हुआ। एक चीज का असर कहीं और दिखेगा, ये है। तो अगर कोई पूछे ना व्हाट आर एलपीजी रिफॉर्म्स, तो कब के हैं ये? 1992 के हैं जी। 91-92 में स्टार्ट किए गए थे। और किस चीज के लिए? अपनी इकोनॉमी को ओपन करने के लिए, कि जिस पे ओपन का मतलब क्या है, फॉरेन कंपनीज आ सकती हैं इंडिया में, अलाउड कर दी गई। देख लो कितने फॉरेन बैंक्स हैं, कितनी फॉरेन कंपनीज है। मुझे बता दो 1990 से पहले कितनी अंग्रेजी कार थी। अब हिंदुस्तानी कार नहीं नजर आनी आती आपको, ऐसा है। फिर प्राइवेट पार्टीज को अलाउ करो, फॉरेन को अलाउ करो, प्राइवेट को अलाउ करो। प्राइवेट प्राइवेट का मतलब क्या कि अलाउड नहीं है? अलाउड है, हर चीज में अलाउड नहीं है। ट्रेन होती है कभी प्राइवेट? अब करने शुरू कर दी ना, बस वही है। एरोप्लेन होता था पहले प्राइवेट की, एयरलाइंस अब होती है ना प्राइवेट, सब कुछ है ना। चलिए, 8th 5 ईयर प्लान, ये किस चीज की बात कर रहा था कि इंडस्ट्री को मॉडर्न बनाएंगे, और इंडिया डब्ल्यूटीओ का मेंबर बन गया। डब्ल्यूटीओ मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जो वर्ल्ड में ट्रेड होता है ना, जितना व्यापार है वर्ल्ड का, ये कंट्रोल करती है बेसिकली। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पे आके अपनी शिकायत दर्ज करा दे। कंट्रीज दर्ज कराएंगे, इंडिविजुअल थोड़ी। उसके अलावा पंचायत है ना, और ये म्यूनिसिपैलिटी हैं, उसकी तरफ से ने फोकस किया कैसे कि ये वही पीरियड है जब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया, और उसमें म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत के रिगार्डिंग कोई नए आर्टिकल डाले गए। फिर 9th 5 ईयर प्लान, यहाँ पे फोकस क्या था हमारा? पावर्टी, गरीबी हटाओ। पहले भी था इंदिरा गांधी के टाइम में, यहाँ दोबारा दे दिया, और अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में है। राइट। अब बैलेंस, दूसरा फोकस था हमारे यहाँ पे बैलेंस बनाना, किसमें? नंबर वन, जो हमारी ग्रोथ रेट है, दूसरा क्वालिटी ऑफ लाइफ की, लाइफ की क्वालिटी वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। फिर 10th 5 ईयर प्लान है, 2002 से 2007 का है। अब यहाँ पे नई चीज आ गई कि हम क्या चाहते हैं, यहाँ पे हम इंक्लूसिव ग्रोथ को प्रमोट करना चाहते हैं। व्हाट इज इंक्लूसिव ग्रोथ? इसका मतलब ये है कि ग्रोथ सिर्फ कुछ लोगों की ना हो, यहाँ पे सभी इंक्लूड हो। अमीर हो, गरीब हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी एरिया का हो, तो उसको कहते हैं इकोनॉमिक इंक्लूसिव ग्रोथ। और इक्विटेबल डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट है इक्विटेबल हो, यानी कि सब बराबर तो नहीं हम कह सकते, पर तरक्की करें इक्विटेबल इक्विटेबल लेवल पे या इक्वल लेवल पे। कोशिश की गई कि हम 8% ग्रोथ रेट जो है जीडीपी की वो ले पाए, पर ऐसा नहीं है। और टारगेट रखा कि हमने गरीबी को आधा कर देना है, 8 करोड़ लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, और जो अलग अलग एरियाज हैं, रीजन्स हैं, वहाँ पे इनइक्वालिटी बहुत है, कि कुछ एरिया गरीब है, कुछ अमीर है, तो उसको खत्म करना है, रिड्यूस करना है उसको, अगर खत्म नहीं होगा तो। जेंडर गैप को कम करना है, वो जो भेदभाव है मेल फीमेल के, उसको कम करना है। कैसे होगा? एजुकेशन प्रमोट कीजिए। वेज रेट, एजुकेशन नहीं मिलती गर्ल्स को, और उनको जो सैलरी मिलती है वो कम होती है, ऐसा कहा गया, ट्रेड में ऐसा ही है। तो वो इक्वल लेके आना दोनों को, राइट। और जो है टारगेट जो था यहाँ पे था जीडीपी का 8.1 का, और एक्चुअल ग्रोथ है 7.6। जो दूसरा है, ये 11th कह लीजिए, ये था 2007 से लेकर 2012 तक, राइट। और एम क्या था? जो हायर एजुकेशन है उसमें जो एनरोलमेंट है उसको बढ़ाना। और ये वो टाइम है जब राइट टू एजुकेशन हमने इंट्रोड्यूस किया, 2009 का है, 2010 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। तो यहाँ पे इंक्लूसिव ग्रोथ को थोड़ा सा रैपिड करने की बात की गई, एनवायरनमेंट को सस्टेन करने के लिए एनवायरनमेंट पे बात की गई, जेंडर इनइक्वालिटी को कम करने की बात की गई। और ये तैयार किसने किया था? सी रंगराजन ने किया था। उसके अलावा जो क्लीन वाटर है वो लोगों को दिया जाए, यहाँ पे ये बात की गई। और टारगेट रखा था हमने जीडीपी का 9% की ग्रोथ रेट का, हमें अचीव किया, कहा जाता है कि 8%। जो 12th है, बस ये तो बीच में ही रह गया, क्योंकि हमने नीति आयोग बना लिया। 12th 5 ईयर प्लान, इसका थीम क्या था? फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल। अब यहाँ एक नई चीज जुड़ गई, सस्टेनेबल। इसका मतलब क्या है? आप तरक्की करें, पर कैसे कि आप सस्टेन कर पाए उस तरक्की के साथ हमेशा। ऐसे नहीं कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आज रात दिन कर रहे हैं, और किस कॉस्ट पे? पता लगे आपने मेहनत तो की, 1 महीने बाद आप बीमार हो गए, आपकी सेहत बिल्कुल खराब हो गई, तो उसका कोई फायदा नहीं है। चाहे थोड़ा काम कीजिए, पर ऐसे कि आप जिंदगी भर कर पाए। तो वो है, वो आपकी ग्रोथ जो है सस्टेनेबल है, कि आप
सस्टेन कर पाएंगे, बस वही है। तो ये कैसे था, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स उनको स्ट्रेंथन करने की बात की गई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है वो सारे गांव में सप्लाई करने की बात की गई, सोशल गैप है, जेंडर गैप है, स्कूल के एडमिशन में फर्क किया जाता है, भेदभाव किया जाता है, उसको हटाने की बात की, कम करने की बात की गई, हायर एजुकेशन में एक्सेस जो वो दिलाने की बात की गई, और ग्रीन कवर यानी कि फॉरेस्ट एरिया बढ़ाने की बात की गई, और जो नॉन फार्मिंग सेक्टर है वहां पे कि नई अपॉर्चुनिटीज हैं उनको क्रिएट किया जा सके। तो ऐसा कुछ इसमें हुआ है, राइट। उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद हमने 2015 में ही 14 के लास्ट में हमने किया था कि प्लानिंग कमीशन को ऑल ऑफ सडन अबॉलिश कर दिया गया और नीति आयोग बना दिया गया, राइट। तो नीति आयोग क्या है, बेसिकली एन मीन्स नेशनल, आई मीन्स इंस्टीट्यूशन, for T for transforming, I for India. National Institution for Transforming India. This is the full form of नीति। तो ये कमीशन है, अगेन नीति कमीशन है, नीति आयोग। तो दिस कमीशन रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन। 1 जनवरी 2015 को ये किया गया बॉटम अप अप्रोच के साथ, कि पहले ऊपर से नीचे आती कमांड, अब यहाँ से ऊपर मैसेज जाएगा। था क्या, मैक्सिमम गवर्नेंस देना है, गवर्नमेंट कम रखनी है, गवर्नेंस ज्यादा रखना है ना, बाबूगिरी नहीं होनी है, वो कहते हैं राज नहीं सेवा, बस वो वाला था। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को यहाँ पे बढ़ाने की बात की। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात क्या है यहाँ पे, कि सेंटर और स्टेट मिल के काम करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, एक कोऑपरेटिव की तरह काम करेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा, अदरवाइज नुकसान है सभी के लिए। इसकी कंपोजिशन क्या है जी, अगर कंपोजिशन की बात करें तो इसमें प्राइम मिनिस्टर होता है जो इसका चेयरपर्सन है, उसके अलावा वाइस चेयरमैन है इसमें जो कि प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है कि कौन होगा, नो आइडिया। और गवर्निंग काउंसिल कौन होती है इसमें, उसमें चीफ मिनिस्टर होते हैं सारे जितने भी हैं, और गवर्नर होते हैं कौन से, सिर्फ यूनियन टेरिटरीज के, है ना। उसके अलावा रीजनल काउंसिल है जो स्पेसिफिक इशू है जो किसी पर्टिकुलर रीजन से एसोसिएट है उनको ये क्या करती है, वो उनको एड्रेस करती है। इसमें चीफ मिनिस्टर होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा, और यहाँ पे जो इसको चेयर करेगा वो प्राइम मिनिस्टर करेगा या उसका नॉमिनी करेगा। फिर अडहॉक मेंबर होते हैं, वो क्या है, वो एक्स ऑफिशियो कैपेसिटी में होते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशन हो गए वहां से लाए जाते हैं। एक अडहॉक होते हैं, एक होते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ना वहां से नॉमिनेट किए जाते हैं। कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर करता है। उसके अलावा एक सीईओ होता है जिसको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, और वो जो सेक्रेटरी है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस रैंक का होता है अधिकारी। कुछ एक्सपर्ट्स को, स्पेशलिस्ट को यहाँ पे बुला लिया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। ये इसकी मेंबरशिप है जी, राइट। तो दिस इज, हम कह सकते हैं कंपैरिजन है। यस, मैं इसको साइड में कर देता हूँ ताकि आपको दिखे, कुछ इशू ना हो। यहाँ पे कर देते हैं, है ना। तो नीति आयोग क्या है, बेसिकली एडवाइजरी थिंक टैंक है। ये क्या था, एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी, ये थिंक टैंक है। और ये क्या करता है, मेंबरशिप लेता है अलग अलग एरिया के लोगों से, एक्सपर्टीज आ जाती है। यहाँ पे वो नहीं था, लिमिटेड थी यहाँ पे। ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के स्पिरिट में काम करता है। ये किस में काम करता है, ये कहता है जो स्टेट है वो सिर्फ स्पेक्टेटर, दर्शक की तरह रहेंगे, जो स्टेट्स हैं बाकी कुछ नहीं है वो, उनको हम अपने साथ एसोसिएट नहीं कर रहे हैं। एक जिसको कहते हैं एक्टिव एसोसिएशन, एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं अलाउ करते हैं। जो यहाँ पे सेक्रेटरी है उसको सीईओ कहा जाता है जिसको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है। यहाँ पे जो नॉर्मल प्रोसेस है उसके थ्रू इनको अपॉइंट किया जाता था। यहाँ पे बॉटम अप अप्रोच है, यहाँ पे टॉप से डाउन है अप्रोच, ऊपर से नीचे कमांड आती है, यहाँ से ऊपर सलाह जाती है कि ऐसा होना चाहिए, है ना। यहाँ पे कोई कंपल्सरी नहीं है कि पॉलिसीज को मैंडेट किया जाए, है ना। यहाँ पे ऐसा था कि फंड्स तभी अप्रूव होंगे जब आप वो चीजें सारी मानोगे। तो नीति आयोग के पास पर फंड को एलोकेट करने की पावर नहीं है जो कि फाइनेंस मिनिस्टर के पास है, बट यहाँ पे प्लानिंग कमीशन में पावर थी, यानी कि जो फाइनेंसेस की पावर है ना फंड की, वो इनसे ले ली गई है, राइट। सो प्लानिंग कमीशन में और प्लानिंग जो है इंडिया की, उसमें हम यही बात करनी थी। फिर मिलेंगे, तब तक एंजॉय कीजिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।